गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 879 करोड़ की 346 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 185 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 162 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी हाईटेक ऑडिटोरियम का लोकार्पण करने वाले हैं। 60 से ज्यादा गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे देंगे। सीएम योगी राणा बेनी माधव की जयंती में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास और जन कल्याण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 879 करोड़ रुपए से ज्यादा की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें रायबरेली, बछरावा, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री 624 करोड़ रुपए की 185 परियोजनाओं का लोकार्पण, जबकि 277 करोड़ रुपए की 162 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 60 से ज्यादा बेघर परिवारों को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर आयोजित भाव समर्पण समारोह में शामिल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी अनुज कुमार जुड़ रहे हैं। अनुज, योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का इस दौरान, और किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण है? देखिए, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली। वो 19 और 20 मई को आए थे। उसके बाद से अब तक वो अपने संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी नहीं आए। और रही बार योगी आदित्यनाथ, तो रायबरेली कई बार दौरा कर चुके हैं, पर इस बार बेहद खास है क्योंकि इस बार जो सपेरा समुदाय है और आवास वहीन जो 60 से अधिक परिवारों को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का खाते में पैसा उनका जाएगा। विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी उनको आयुष्मान और लैपटॉप और स्वीकृति पत्र की और चाबी आदि प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दौरा अपने आप बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि रायबरेली में 880 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और ये कम से कम 335 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमलावर भी है और साथ साथ अनुज, क्या माने, जैसे कि आपने जिक्र किया कि लंबे समय से नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाए हुए, तो जब योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और तमाम सौगात यहां की जनता को देंगे, तो इस दौरान नेता विपक्ष को निशाने पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी को निशाने पर लेंगे ही लेंगे क्योंकि अभी सपा को भी कल जिस तरह से निशाने पर लिया, परिवारवाद के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कल घेरा, आरक्षण को लेकर जिस तरह घेरा, क्योंकि जो विपक्ष है राहुल गांधी हमेशा भ्रामक राजनीति करता है और बेवजह के मुद्दों को उठाता है। उसी तरह इन मुद्दों को लेकर कल रायबरेली की जनता, आज रायबरेली की जनता को माफ करें, आज रायबरेली की जो जनता को संबोधित करेंगे तो कांग्रेस के इतिहास को बताएंगे, कैसे कांग्रेस ने राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से अवरोध पैदा किया और राम मंदिर को लेकर अपने जो फौज थी पूरी वकीलों की, वो अदालत में जाके एफिडेविट देते थे। और यही कांग्रेस है कि किस तरह से इतिहास को लेकर सही तमाम तरह की बातें की जाएंगी। पर देखने वाली बात होगी कि आज निशाने पर क्या क्या रहने वाला है। पर समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़े करते हुए बताया जाएगा कैसे आरक्षण जैसे भ्रामक सूचनाएं देकर 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ ले लिया था और संविधान बदलने की बात अखिलेश यादव और ये दोनों लड़के मिलकर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बताया, जिससे कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं की और जिस तरह से ना संविधान बदला गया, ना आरक्षण को किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई। पर अब जिस तरह से चुनाव नजदीक 2017 का राहुल गांधी, अखिलेश यादव बार बार संविधान और आरक्षण को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, पर संविधान को लेकर रायबरेली के जब दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जानबूझकर ये जो विपक्ष है वो लोगों के बीच में भ्रम जैसी स्थिति पर आ रहा। हालांकि केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, किसी तरह की संविधान के साथ किसी तरह कोई भी खिलवाड़ या किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। हालांकि ये विपक्ष की राजनीति है गुमराह करने की। अनुज, कहा जा रहा है कि रायबरेली में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और विकास की सौगात देंगे तो अर्बन और रूरल दोनों ही, अगर हम देखें यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आबादी है, उनके लिए योजनाएं हैं। देखिए, अपने आप में बड़ी सौगात होगी क्योंकि माना जा रहा है कि 340 से अधिक की विकास की परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन भी होना है और शिलान्यास भी होना है। और माना जा रहा है कि ये कम से कम
880 करोड़ की ये जो बजट है, ये जो करोड़ की जो विकास की परियोजनाएं अपने आप में, और जो रायबरेली को एक तरह से कह सकते हैं कि आज उपहार का दिन है। और रक्षाबंधन से पहले रायबरेली के वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे पहले जब राहुल गांधी मई में आए तो एक बारात घर का बछरावा में, एक बछरावा विधानसभा सीट है, वहां को उद्घाटन करके चले गए। उसके बाद से राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र का मूवमेंट नहीं किया, एक बार भी वहां नहीं आए। पर लगातार जो योगी आदित्यनाथ है, सभी क्षेत्रों का, सभी विधानसभाओं का विकास का खाका खींचते चले जा रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड की सरजमी हो, यानी अनुज, देखना दिलचस्प होगा योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नेता विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है वो जिक्र करेंगे कि नेता विपक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय मसलों पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र को कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर रहे हैं, उसका उन्हें ख्याल नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल और समकक्ष वांग के बीच बातचीत होनी है। एलएसी विवाद पर भारत चीन में होगा मंथन। सीमा पर शांति तनाव घटाने पर जोर रहने वाला है। ब्रिक्स से पहले रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी शी जिनपिंग मुलाकात की जमीन तैयार करने वाले ये डोभाल। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद, सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में आज एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं। वो यहां अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी सैन्य गतिरोध को कम करना है। दोनों शीर्ष प्रतिनिधि आपसी बातचीत और एक ठोस राजनीतिक समाधान के जरिए पेंगोंग लेक, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जैसे विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की पूरी तरह वापसी यानी कि वापसी को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। ये दौरा रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भी बताते चले कि अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हो रही बातचीत सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित द्विपक्षीय मुलाकात के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करेगी। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ कुलीग उत्कर्ष कुमार जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, महत्वपूर्ण दौरा एनएसए अजीत डोभाल का, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो मसले हैं, खासतौर से सीमा विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है चीन और भारत के बीच, उस गतिरोध को कम करने की दिशा में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल मोनिका, सही कहा आपने। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो है वो चीन पहुंच चुके हैं। कल यानी कि 25 अगस्त को एक खास बैठक है जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 25वीं जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता है उसमें शामिल होंगे। तो कल का दिन भारत के लिए काफ़ी अहम, जहां पर खुद अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। एलएसी का जहां तक आपने जिक्र किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, इसको लेकर वार्ता होनी है। और साथ ही साथ जो सितंबर माह में चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा होने वाला है, जो संभावित दौरा है, इसको लेकर खास जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। जो सबसे बड़ा विवाद खास तौर पर नजर आता है वो पैंगोंग लेक का है। इसके बाद एलएसी का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक परेशानी भरा मुद्दा रहा है भारत और चीन को लेके। लेकिन कोशिश ये है, जो पहले एक स्लोगन दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसे वापस लाया जा सके, यानी कि एक संबंध जो है वो भारत की चीन से ठीक की जा सके। इसको लेकर ये खास तौर पर ये दौरा जो है वो काफ़ी अहम रहेगा। 2 दिवसीय दौरा जो है वो अजीत डोभाल का है। आज वो चीन पहुंच चुके हैं। कल अहम बैठक में संबोधन जो है उनका होने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, जहां पर एलएसी और साथ ही साथ अन्य जो मुद्दे हैं भारत और चीन के, उससे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सितंबर माह में जो भारत पहुंचने वाले हैं चीन के राष्ट्रपति, उनके संभावित दौरे से पहले किस तरीके की तैयारी हो सकती है और प्रधानमंत्री से किस तरीके की वार्ता होगी, इसको लेकर भी तैयारियां जो है वो हो रही हैं। तो ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफ़ी अहम है, जहां पर एलएसी से लेकर तमाम वो विवादित ज़मीन का जिक्र किया जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे बार बार चीन जो है वो अपना हिस्सा बताता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये काफ़ी अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल उत्कर्ष, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी अपडेट मुझे आपसे लेना होगा अगली खबर पर। तो कोशिश की जा रही है कि रिश्तों को बहाल किया जाए। इन सबके बीच दिल्ली में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 114 केस दर्ज हो चुके हैं। राजधानी में अब तक कुल 1777 मरीज मिले हैं। बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर आ गया। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश जारी हो गए। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं, ये आईसीएमआर की तरफ से कहा गया।
देखिए, दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 का प्रकोप अब एक डराने वाले स्तर पर पहुंच गया है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। महज पिछले 24 घंटों में 114 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिल्ली पर मंडराते एक बड़े स्वास्थ्य संकट की घंटी है। बताते चले कि इस साल अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1777 के पार पहुंच चुकी है। पिछले साल की तुलना में तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा है, जो इस बार संक्रमण की तेज रफ्तार और स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। हालात बेकाबू होने के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। राजधानी के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक बार फिर से उत्कर्ष कुमार का रुख करेंगे। उत्कर्ष, स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। कितना बड़ा खतरा है और क्या तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल मोनिका, देखिए H1N1 फ्लू को लेकर खासतौर पर तैयारियां जो हैं वो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कर रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो 177 से ज़्यादा मामले, अगर केवल दिल्ली की बात की जाए तो 1700 से ज़्यादा मामले, और पूरे देश में 2300 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो दिल्ली में मंडरा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा H1N1 फ्लू के जो मरीज़ हैं, संक्रमित मरीज़ जो हैं वो दिल्ली में पाए गए हैं। कई अस्पताल, चाहे वो GTP नगर का अस्पताल हो, RML हो या इसके अलावा एम्स हो, तमाम जगहों पे डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं ताकि उन सभी लोगों का उपचार किया जा सके। इसके अलावा ICMR जो है वो लगातार टेस्टिंग कर रही है, लेकिन ये कहा गया है कि कोई नई स्ट्रेन नहीं मिली है। लेकिन सबसे अहम जानकारी ये है जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है कि अब तक इसमें किसी के जान जाने की बात सामने नहीं आई है। पूरे देश में एक भी लोगों की जान नहीं गई है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं। बीते दिन भी पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से एक बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को अलग से बुलाकर उनके साथ बैठक की गई है। क्या इस बाबत भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ बताया गया है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग जो है वो ज्यादा प्रोन है, या फिर इसके मद्देनजर क्या स्कूल्स में या फिर अगर हम देखें कॉलेजेस में कोई खास तरह की गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अलग अलग जगहों पे गाइडलाइन जरूर जारी की गई हैं। साफ सुरक्षित रहने का जिक्र किया गया है। जहां पर गंदगी होती है उसकी सफाई का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, H1N1 फ्लू जो है वो फिलहाल उस स्ट्रेन इस तरीके से नहीं पहुंचा है कि लोगों की जान ले सके, लेकिन जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय जरूर हो चुका है दिल्ली सरकार के लिए। दिल्ली लगातार तमाम जगहों पे जहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पर साफ सफाई हो रही है, छिड़काव किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उन तमाम जोन को चिन्हित किया जा सके जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और वहाँ पर छिड़काव से लेकर तमाम जो व्यवस्था होती है स्वास्थ्य विभाग की वो की जा सके। फिलहाल इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार बैठक कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में जो 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है क्या वो कम हो पाता है या आने वाले समय में इसकी बढ़ोतरी होती है। शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ में बस स्टैंड के पास आईडी बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। चंडीगढ़ में आतंकी हमले की फिराक में थे आरोपी। तकरीबन 5 किलो जिलेटिन स्टिक डेटोनेटर जब्त किया गया है। पाकिस्तान में ISI के संपर्क में थे तीनों आरोपी पता चला है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं ये आरोपी, इनके बारे में ये जानकारी मिल रही है। आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश में थे ये पता चला है। 5 किलो जिलेटिन, एक डेटोनेटर बरामद हुआ है। 5 जिंदा कारतूस, रिमोट सिस्टम बरामद हुआ है। पाकिस्तान में ISI के संपर्क में थे आरोपी, ये पता चला है। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं ये आरोपी, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके साथ साथ देखिए बस स्टैंड के आसपास जो भी CCTV इंस्टॉल थे उन्हें खंगाला जा रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। रजनीश, क्या जानकारी, क्या कुछ पता चल पाया है? ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे ये आतंकवादी। देखिए बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से ये ID बरामद हुआ है उससे एक बात तो साफ है कि पंजाब को दहलाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन पंजाब पुलिस भी लगातार इन कोशिशों पे पानी फेर रही है।
सूत्रों की अगर बात माने तो चंडीगढ़ पुलिस को दोपहर 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने के लिए जो आतंकवादी हैं या उनके स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हैं, जिसके बाद से लगातार चंडीगढ़ पुलिस इस मामले को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अपनी जांच को बढ़ा रही थी, मुखबिरों को एक्टिव किया था, जिसके बाद एक मुखबिर की सूचना से पता चला कि सेक्टर जो 49 का जो बस स्टैंड है वहां पर आईडी है, जिसके बाद जो चंडीगढ़ पुलिस वहां पे पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड वहां पे पहुंचा, तमाम जो एजेंसीज के लोग हैं वो वहां पे पहुंचे और जब आईडी बरामद किया गया तो ये शुरुआती जांच में चंडीगढ़ पुलिस को पता चला कि आईडी जो है वो एक्टिव नहीं था, लेकिन उसे एक्टिव करने की कोशिश की जा सकती थी और अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पे बस स्टैंड पे काफी बड़ा जो है वो आतंकी वारदातों को ये लोग अंजाम देते थे। हालांकि इस मामले में जो चंडीगढ़ पुलिस ने 2 तरन तारण से और 1 अमृतसर से शख्स को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पिस्टल्स, जो मैगजीन, गोलियां, इसके अलावा डेटोनेटर, ये तमाम चीजें इनके पास से बरामद की हैं। अब जब और जांच को जब चंडीगढ़ पुलिस ने आगे बढ़ाया तो पता चला कि इन तीनों के जो संबंध है वो खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ है और ये सबको पता है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान के ISI के लगातार संपर्क में भी रहता है। अब ऐसे में ये तमाम चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो चंडीगढ़ पुलिस का ये मानना है कि पाकिस्तान की ISI खालिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत में जो उनके स्लीपर सेल हैं उनके जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये तीनों लोग पकड़े गए हैं तो पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि इनको ये विस्फोटक या ये आईडी कहां से मिला था, कहां से ये लेके आए थे, किसने इनको दिया था। और रजनीश, इसके साथ एक रिमोट सिस्टम का भी जिक्र हो रहा है जो बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है, तो इस रिमोट सिस्टम से क्या समझे, क्या वो जो डेटोनेटर यहाँ पर विस्फोटक था वो एक्टिव होना था या फिर किस तरीके से जरा ये भी समझाइए, क्या वारदात होने के कुछ ही वक्त पहले ये बरामदगी हुई है या फिर वो वहां से छोड़कर कहीं और गए थे, क्या इस बाबत कुछ एक्सप्लेनेशन मिल पाई है? देखिए मोनिका, मौके से डेटोनेटर नहीं मिला, मौके से आईडी मिली है। जिस रिमोट कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं वो तीनों लोग जो अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 2 तरन तारण के हैं और 1 अमृतसर का है, उनके पास से रिमोट कंट्रोल मिला है और वो रिमोट कंट्रोल आईडी को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो चूंकि ये सामान इन तीनों के पास से पुलिस ने बरामद किया है तो पुलिस लगातार इनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस आईडी को क्या वो इस रिमोट कंट्रोल के जरिए एक्टिव करना चाह रहे थे या फिर विस्फोट को अंजाम देने के लिए इस रिमोट के जरिए तमाम चीजों को जोड़ा गया था। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ पुलिस तीनों लोगों से पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि ये तमाम चीजें जो विस्फोट से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं जिससे आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके, ये उनको कब, कहां, कैसे और किसने दिया था। शुक्रिया रजनीश आपका इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।